ओके, बताओ जल्दी जल्दी, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल कॉस्टिंग? जल्दी जल्दी रिपीट करते जाना, हाँ साथ साथ जल्दी बोलो। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्ट। टेक्निक ऑफ कॉस्ट का मतलब ये हुआ कि हमारे सामने दो शब्द आते हैं कॉस्ट में, एक टेक्निक और एक मैथड। टेक्निक का मतलब क्या हुआ कि हाउ टू डील विद द कॉस्ट, और मैथड मतलब हाउ टू एसर्टेन द कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्ट। कौन कौन सी टेक्निक है, कुछ याद है आपको? मार्जिनल, स्टैंडर्ड, एब्जॉर्प्शन, बजटरी कंट्रोल, ये सब क्या हो गई? टेक्निक हो गई। और मेथड्स क्या है? टू एसर्टेन द कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, है ना, जॉब कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, बैंक कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, ये सब क्या हो गई आपकी? मेथड ऑफ कॉस्टिंग। मेथड ऑफ कॉस्टिंग मतलब टू एसर्टेन द कॉस्ट, और टेक्निक मतलब हाउ टू डील विद द कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्ट यूज्ड बाय, कौन यूज करेगा भाई इसको? जल्दी जल्दी, कौन यूज करेगा? तो यूज बाय द मैनेजमेंट। वाई वाई, कहां पर, क्यों करेंगे? तो टेक्निक ऑफ कॉस्ट यूज बाय द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, याद रखना। यानी मार्जिनल कॉस्टिंग आपके डे टू डे जो एक्टिविटीज हैं उसकी रिकॉर्डिंग में यूज नहीं की जाती है, वहां पर तो आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही यूज करेंगे। तो मार्जिनल कॉस्टिंग कहां यूज कर रहे हैं? इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग टू इंक्रीज द प्रोडक्शन और नॉट, मेक और बाय डिसीजन, प्रोडक्ट मिक्स का डिसीजन, इन सारे डिसीजंस को लेकर समय वी विल कंसीडर मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग ए टेक्निक ऑफ कॉस्ट यूज्ड बाय द मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस, जहां पर केयरफुली, जहां पर अरे आ जाओ ना, जहां पर ऑल द वेरिएबल कॉस्ट, कुछ बोला था याद करो, ऑल द वेरिएबल कॉस्ट आर कंसिडर्ड, बोलो जल्दी, आर कंसिडर्ड एज प्रोडक्ट कॉस्ट, and all fixed cost are considered as periodic cost। का मतलब क्या होगा? What is the meaning of periodic cost? Yes, यानी जो खर्चे इस रिस्पेक्टिव अवधि से संबंधित हैं। यानी मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रोडक्ट की कॉस्ट में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही शामिल किया जाता है, जबकि फिक्स कॉस्ट को क्या मानते हैं? अवधिगत लागत मानते हैं, और उसे प्रोडक्ट पर चार्ज करने के बजाय उस संबंधित जो अवधि है उसके लाभों पर चार्ज कर दिया जाता है। तो मैंने क्या लिखा कि ऑल वेरिएबल कॉस्ट आर कंसीडर्ड एज प्रोडक्ट कॉस्ट एंड ऑल फिक्स कॉस्ट आर कंसीडर्ड एज पीरियडिक कॉस्ट। और क्या करते हैं? दिस कॉस्ट charge to P&L of that respective period। लिखने की नहीं हो रही है, सुनने की है। कब कहाँ यूज करोगे, है ना? 10 दिन बाद एग्जाम देना है, कुछ नहीं लिखना है, बस सुनना है। तो it should be charged to, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर P&L में अगर मैंने ये जैसे P&L बनाया और यहाँ पर लिख दिया टू फिक्स कॉस्ट, किससे मैच करेगा ये? आप इस कॉस्ट को भाई P&L में हम करते क्या हो? रेवेन्यू को कॉस्ट से मैच करते हैं। तो यहाँ आप इस फिक्स कॉस्ट को किससे मैच करेंगे? किससे मैच करेंगे? रेवेन्यू से, सेल्स से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम फिक्स कॉस्ट को प्रोडक्ट से मैच ना करते हुए कैसे मैच करेंगे? हाँ, कौन सी क्वांटिटी से? जो ड्यूरिंग द ईयर बेची गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन मार्जिनल कॉस्टिंग हम फिक्स कॉस्ट को बिकी हुई यूनिट्स पर चार्ज कर रहे हैं,
जबकि इन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, हम इसी फिक्स कॉस्ट को प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा मानते हैं और उससे प्रोडक्ट पर चार्ज करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या कर रहा है? बाय यूजिंग द रिकवरी रेट्स, बाय यूजिंग रिकवरी रेट्स हम इनडायरेक्ट कॉस्ट को, अच्छा जल्दी जल्दी केयरफुली, हम इनडायरेक्ट कॉस्ट को खासतौर से कौन सी? इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग और एडीएम, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड एडीएम, सिर्फ और जाके एक्सेल कर जा तो तकलीफ में बैठा। हाँ, तो मैन्युफैक्चरिंग की जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है और जो एडमिनिस्ट्रेशन की इनडायरेक्ट कॉस्ट है, उसे कहाँ पर? प्रोडक्ट पर चार्ज करते हैं हम। उससे क्या होगा सर? उससे प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी। और सर अगर प्रोडक्ट नहीं भी बिका, अगर प्रोडक्ट नहीं भी बिका तो क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में उसे कवर करके आप नेक्स्ट ईयर पर पास कर दो। तो अंदर क्या आएगा? खर्च हुआ मान लो 100 रुपए, यूनिट भी बनी है 100, तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में क्या आई? 100 डिवाइड बाय 100 दैट इज 1 रुपी पर यूनिट। अब अगर 80 बिकी और वेरिएबल कॉस्ट 3 रुपए पर यूनिट है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग जहां क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में सिर्फ 3 रुपीस कंसीडर करेगा, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आप 3 और वेरिएबल एंड 1 फॉर फिक्स ओवरहेड दोनों ऐड करके क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे। तो अब एब्जॉर्प्शन में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आएगी 4 into 20 80 रुपीस। अगर 100 बनी है और 80 बिकी है, 20 क्लोजिंग स्टॉक है। जबकि मार्जिनल में आप क्या करेंगे? मार्जिनल में क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे 3 into 20 700। यस यस एवरीवन। और पूरे के पूरे फिक्स कॉस्ट के 100 रुपए कहां लेके चले जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस में जो रेवेन्यू आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जो रेवेन्यू सेल्स आएगी वो कितनी यूनिट्स की आएगी? 80 यूनिट्स। तो इसका मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग में इस पूरी फिक्स कॉस्ट को जो यूनिट्स वर्ष के दौरान बिकी हैं, जो यूनिट वर्ष के दौरान बिकी हैं, वो इस पूरी कॉस्ट का बर्डन बेयर करेगी। जबकि एब्जॉर्प्शन में क्या किया आपने कि आपने प्रोडक्ट पर सिर्फ उतनी ही फिक्स कॉस्ट चार्ज करी जितनी प्रोपोर्शन में यूनिट्स बिकी हैं, और जो यूनिट्स नहीं बिकी उसके क्लोजिंग स्टॉक के नाम से आपने प्रोपोर्शनेट फिक्स कॉस्ट को नेक्स्ट ईयर पर ट्रांसफर कर दिया है। अच्छा, नेक्स्ट ईयर पे आराम से ट्रांसफर कर दिया है। तो अब अगर आप मार्जिनल की बात करेंगे तो मार्जिनल के प्रॉफिट कंपैरेटिवली कम आएंगे ना? नहीं आएंगे या नहीं आएंगे? क्यों आएंगे कम? क्योंकि मार्जिनल में वो पूरे 100 रुपए इसी साल पर चार्ज होंगे, और जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या हुआ कि 80 रुपए साल चार्ज हुए और 20 रुपए आपने नेक्स्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक के नाम से ट्रांसफर कर दिया। तो मतलब ये हुआ कि सर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में जो बेसिक डिफरेंस है वो है ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो दोनों डिसिप्लिन्स प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल करेंगे, लेकिन जो मार्जिनल है वो फिक्स कॉस्ट को पीरियोडिक कॉस्ट मानते हुए कहां चार्ज करेगा? लाभों पर। जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या करेगा? प्रोडक्ट की कॉस्ट मानते हुए इसे क्लब करेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, और अगर वो माल नहीं भी बिक पाया तो प्रोपोर्शनेट फिक्स कॉस्ट को क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में क्लब करके नेक्स्ट ईयर पर पास ऑन कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। इससे क्या होगा कि मार्जिनल के प्रॉफिट कम दिखेंगे, एब्जॉर्प्शन के ज्यादा। लेकिन सर ये सिर्फ टाइमिंग है, क्योंकि अगर नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन कम और सेल ज्यादा हुई तो क्या होगा कि मार्जिनल को सिर्फ उसी साल की फिक्स कॉस्ट उठानी है, क्योंकि उसने लास्ट ईयर की फिक्स कॉस्ट को लास्ट ईयर ही कम कर दिया। जबकि एब्जॉर्प्शन को अब 2 फिक्स कॉस्ट उठाना पड़ेगी, एक तो करंट ईयर की कॉस्ट और एक जो ब्रॉट फॉरवर्ड होके आई है ओपनिंग स्टॉक के नाम से, तो फिर उसके मतलब 2 फिक्स कॉस्ट हो जाएंगी, और उस समय तो मार्जिनल का प्रॉफिट ज्यादा और एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कम आएगा। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अगर यूनिट ज्यादा बनी और बिकी कम तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा,
और अगर यूनिट कम बनी और बिकी ज्यादा तो मार्जिनल का प्रॉफिट ज्यादा आएगा। और सर अगर बनी और बिकी दोनों सेम है तो फिर दोनों का प्रॉफिट सेम आएगा, क्योंकि अगर 100 बनी है और 100 रुपए फिक्स कॉस्ट है तो एब्जॉर्प्शन में भी जो 100 यूनिट्स हैं उनको ही कॉस्ट उठाना पड़ेगा, जबकि मार्जिनल में भी 100 ही बिकी हैं और उन्हीं 100 यूनिट्स को फिक्स कॉस्ट का बर्डन उठाना पड़ा। तो दोनों डिसिप्लिन ने अल्टीमेटली 100 यूनिट्स की ही कॉस्ट बियर की है, 100 यूनिट ने ही कॉस्ट बियर की है, तो कॉस्ट सेम आएगी, प्रॉफिट सेम आएगा। तो फिर एक बार जल्दी सम करें कि मार्जिनल कॉस्टिंग कंसीडर ओनली वेरिएबल कॉस्ट एज पार्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट एंड कंसीडर ऑल द फिक्स्ड कॉस्ट एज पीरियोडिक कॉस्ट, whereas absorption costing बोलो आगे, consider fixed production and administration, ध्यान रखना, fixed production and administration cost as product cost and consider them in valuation of inventory। सर आपने एक शब्द छोड़ दिया, what about the fixed selling expenses? What about fixed selling expenses? उसको क्यों आपने यहाँ से अलग कर दिया? आपने क्यों ऐसा बोला कि fixed production और ADM only? तो आंसर है सर याद करो, कॉस्ट शीट जब हम बनाते हैं तो कॉस्ट शीट में आप क्या लिखते हैं याद करो, वर्क कॉस्ट के बाद ADM ओवरहेड तो आता है COP प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स तो आता है COGS। को हिंदी में क्या बोलते हो? बिके माल की लागत, यानी जो बिक गया उसकी कॉस्ट। और फिर उसके बाद आप ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे वो एब्जॉर्प्शन हो या मार्जिनल हो, दोनों ही सेलिंग कॉस्ट को बिकी हुई यूनिट्स पर चार्ज करते हैं। मार्जिनल क्या कर रहा है? सारी फिक्स कॉस्ट को बिकी हुई यूनिट पे चार्ज कर रहा है, जबकि एब्जॉर्प्शन प्रोडक्शन और एडीएम के फिक्स खर्च को तो बनी हुई यूनिट पे चार्ज कर रहा है और सेलिंग के खर्चों को बिकी हुई यूनिट्स पे ही चार्ज कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि सर जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो फिक्स हो या वेरिएबल हो, चाहे मार्जिनल हो या एब्जॉर्प्शन हो, दोनों बिकी हुई यूनिट पे चार्ज हो रहा है। जबकि एब्जॉर्प्शन में आपने एडीएम और प्रोडक्शन के जो फिक्स खर्चे हैं वो बनी हुई यूनिट पे चार्ज कर रहे हैं। अब अगर बनी हुई बिकी सेम नहीं है तो प्रॉफिट सेम नहीं आएगा। तो अपन ने जल्दी और सम अप करते हैं कि अगर बनी बिकी सेम तो प्रॉफिट ऑफ मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन विल बी सेम। अगर बनी ज्यादा बिकी कम तो मार्जिनल का प्रॉफिट कम, एब्जॉर्प्शन का ज्यादा। और तीसरा, अगर बनी कम और बिकी ज्यादा तो मार्जिनल का प्रॉफिट ज्यादा, एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कम। पक्का? अच्छा, अब एक और चीज आती है, डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन। हम जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करते हैं तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम क्या लिखते हैं, कुछ याद करो, एक खाता बनता है। क्या आप इस खाते को रिकॉल कर पा रहे हैं? प्रोडक्शन ओवरहेड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, प्रोडक्शन ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट, कुछ याद आ रहा है? ओके, तो इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल में आपने ये पढ़ा है। प्रोडक्शन ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट में हम क्या करेंगे, अपने फैक्ट्री से रिलेटेड जितने इनडायरेक्ट खर्चे हैं उन्हें यहाँ पर चार्ज करें। तो हमारी एंट्री क्या होगी? चलो खर्चा बुक किया तो प्रोडक्शन ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट, ऐसे करते हैं और एक्सपेंसेस इनकर्ड निकाल लेते हैं।